नमस्कार श्रोताओं, आज की इस परिचर्चा में मैं संध्या बिष्ट आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। श्रोताओं, जैसा कि हम सभी जानते हैं 1 दिसंबर को पूरे विश्व में मनाया जाता है विश्व एड्स जागरूकता दिवस। और मनाने के पीछे के उद्देश्यों को भी हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जन जन को एड्स के प्रति हमें जागरूक करना है। HIV क्या है, एड्स क्या है, और कहा जाता है ना हमेशा ही जानकारी ही बचाव है। हर वर्ष एक थीम दी जाती है और इस वर्ष की जो थीम है, जो विषय है, वो यही है, सही रास्ते पर चलें। सही रास्ते पर चलते हुए हम HIV एड्स से बच सकते हैं। तो श्रोताओं, आज हमने इसी विषय पर एक परिचर्चा आयोजित की है अपने स्टूडियो में। आमंत्रित मेहमानों से मैं आपका परिचय कराती हूँ। सबसे पहले हमारे साथ हैं अपर परियोजना निदेशक उत्तराखंड एड्स नियंत्रण सोसाइटी डॉक्टर अमित शुक्ला। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपके स्टूडियो में। धन्यवाद संध्या जी, हमें यहाँ आमंत्रित करने के लिए, और आपके सभी श्रोतागणों को नमस्कार। साथ ही हमारे बीच हैं संयुक्त निदेशक प्रचार प्रसार एड्स नियंत्रण कार्यक्रम अनिल सती जी। धन्यवाद मैडम। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। डॉक्टर अमित, सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूँगी, जैसा कि हम सभी जानते हैं 1 दिसंबर को पूरे विश्व में एड्स नियंत्रण या फिर हम ये कहें जागरूकता एक अभियान की तरह से चलाया जा रहा है। तो इस वर्ष की जैसे कि थीम अभी मैंने बताई अपने श्रोताओं को, सही रास्ते पर चलते हुए हम इस जो एक संक्रमण है इससे बच सकते हैं। आप बताएं। धन्यवाद मैम। सबसे पहले तो मैं इस बात का भी धन्यवाद दूंगा कि आपने जो विश्व एड्स दिवस की जो थीम है इसके बारे में बात की। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन जो WHO, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने 1987 में एक बैठक के बाद अपनी ये परंपरा शुरू की कि हर साल किसी एक दिन को हम एक विशेष पर्व के रूप में या विशेष अवसर के रूप में से मनाएंगे, जिससे कि प्रचार प्रसार जागरूकता अभियान और मजबूती से चलाया जा सकें जी। तो 1988 से लगातार ये मनाया जा रहा है और हर साल इस थीम को जैसे जैसे उस समय की समझ होती है उसके अनुरूप जैसे जैसे WHO इसको अंगीकृत करता है जी, ये मनाया जाता है। और जैसा आपने कहा कि इस साल टेक द राइट्स पाथ इंग्लिश में इसका अवधारणा है और इसके 2 मायने निकलते हैं। एक तो जैसे आपने कहा सही रास्ता, और एक दूसरा भी है जो टेक द राइट्स पाथ, ये कह रहे हैं कि अधिकार का जो रास्ता है, उनके अधिकारों के प्रति जो हमें समर्पण भाव होना चाहिए, या जो यौन जनित रोगों और HIV एड्स से बाधित लोग हैं उनके जो अधिकार हैं उसके प्रति भी जागरूक होना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर अमित, जैसे कि इस वर्ष की अगर मैं बात करती हूँ तो अगर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो क्या तैयारियां हैं आपकी? मैम, हमारी तैयारियां कई स्तरों पर हैं। पहले तो एक मैं कार्यक्रम को मोटा मोटा 2 भागों में विभाजित करके बताना चाहूँगा। एक होता है कि क्लिनिकल लेवल पे चिकित्सीय रूप में कि जो लोग पाए जाते हैं कि HIV से बाधित हैं उनके लिए हम क्या क्या कर रहे हैं, और दूसरी एक हमारा जो प्रयास है, अप्रोच है, वो जन स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाना, जिससे कि इनकी रोकथाम की जा सके। जो सदियों पुरानी एक कहावत है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, वो हमारे HIV एड्स जैसे संक्रमण वाले रोगों में बहुत ही खरी उतरती है आज भी, कि जानकारी ही बचाव है। तो उसके लिए किस प्रकार हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं, किस प्रकार NGOs को अपने साथ सम्मिलित कर रहे हैं इसकी कार्यक्रम की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए, उस पर भी मैं आपसे आगे चर्चा करूंगा और उसके बारे में बताऊंगा। मैम, अनिल सती जी हमारे बीच हैं और आप जो हैं संयुक्त निदेशक हैं प्रचार प्रसार, और ये जो कार्यक्रम है इसमें प्रचार प्रसार का बहुत बड़ा अहम रोल है। तो बताइए क्या तैयारियां हैं आपकी? देखिए मैम, सर द्वारा बताया गया कि जानकारी ही बचाव है और प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, और ये जग जाहिर है। तकरीबन 1988 से हम ये बना रहे हैं, वर्ल्ड एड्स डे बना रहे हैं। और क्यों, क्या, केवल 4 कारण हैं, और चारों के 4 के अलावा कोई 5वां कारण नहीं मैडम। और चारों ही एक ऐसे कारण है कि अगर आपको ये जानकारी होगी और सेफ प्रैक्टिसेस रहेंगे तो कभी भी आपको HIV का इन्फेक्शन फैलने का डर ही नहीं रहेगा। बिल्कुल, जो 4 कारण आप बोल रहे हैं इसके बारे में विस्तार से बता दीजिए। जी। 4 कारणों में सबसे पहले तो हम देखें कि यौन जनित जो हमारे व्यवहार हैं, असुरक्षित यौन जनित व्यवहार हैं, उनसे फैलता है। दूसरा ये पाया गया है कि सुई के द्वारा जो लोग नशा कर रहे हैं उसके द्वारा भी फैलता है।
और तीसरे कारणों में जो HIV बाधित माताएं हैं वो इसका प्रतिशत काफ़ी कम है और लगातार गिरता भी जा रहा है। जो HIV बाधित माता है उसके गर्भस्थ शिशु को पहुंचाने का प्रयास रहता है और बहुत कम, बहुत ही मिनिस्क्यूल लेवल पे कहें अगर उसको, नगण्य है बिल्कुल, कि जो कुछ असुरक्षित ब्लड के जो वो होते हैं परिसंचरण के माध्यम, उनकी वजह से भी होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो भी देखा जा रहा है कि सुई द्वारा जो इंट्रावेनस ड्रग यूजर्स हैं, जो नशा करते हैं, उनके ग्रुप में सबसे ज़्यादा इसका प्रेवलेंस या प्रसार देखा जा रहा है। जो अन्य उच्च जोखिम वाले समूह हैं, जैसे महिला यौनकर्मी हो या पुरुष समलैंगिक हो, उनका जो ग्रुप है उनके मुकाबले लगभग 10% या 10 गुना कहना चाहिए होता है जो सुई द्वारा नशा कर रहे होते हैं। ठीक है। तो इसीलिए कार्यक्रम का प्रयास भी है कि एक तो सामान्य जनमानस को इस बारे में चेतना लाई जाए कि कैसे HIV एड्स फैलता है और कैसे इसकी रोकथाम की जा सकती है। दूसरा, कुछ उच्च जोखिम वाले जो समूह हैं इनको टारगेट करके टारगेटेड इंटरवेंशन किया जाए। तो इसमें व्यक्ति या समूह के खिलाफ कोई ऐसा टारगेट नहीं है, उनकी ज़रूरतों, उनकी आवश्यकताओं, उनके सामाजिक परिसंचरण को ध्यान में रखते हुए कि किस तरह के समाज में रह रहे हैं, उनकी अपनी क्या आवश्यकताएं हो सकती हैं और क्या तरीके उनकी सामान्य दिनचर्या से ढलते हुए मिलते जुलते हो सकते हैं जिसका आसानी से उपयोग किया जा सके। तो इसमें NGOs का भी हम लोग इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं। कैसे उन तक पहुंचना है, उन तक बात करनी है, कैसे चीज़ें उन तक पहुंचाई जाएं, जो इसको हम कहते हैं लॉजिस्टिक अवेलेबिलिटी। जैसे कि उदाहरण के रूप में बताना चाहेंगे, जैसे हमने कहा कि एक सबसे ज़्यादा उच्च जोखिम वाला जो हमारा समूह है वो इंट्रावेनस ड्रग यूज़र्स हैं। तो उन तक कैसे पहुंचना है, उनके ग्रुप्स में पहुंच के ये बात पहले बताई जाए कि आप कैसे बचें। और हम लोग अपनी एक अभी नया शुरू हुआ है HIV एड्स कार्यक्रम में, जिसको हम OST कहते हैं, यानी ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी। जो नशा ले रहे होते हैं उनसे हम उनकी कंसेंट से उनको समझा करके वो नशा छुड़ाने के साथ साथ ये जो OST ड्रग्स होती हैं ये मुंह के रास्ते लेने वाली दवाइयाँ होती हैं और ये दवाइयों पे उनको रखते हैं और साथ में एक ऐसा माहौल देने की कोशिश करते हैं कि एक पॉजिटिव सोच डेवलप हो। सुई द्वारा जो नशा ले रहे हैं वो बंद करें, क्योंकि उससे ज़्यादा HIV एड्स फैलने का बहुत डर होता है। और बाकी जो चीज़ें या आशंकाएँ होती हैं और बाकी जो चीज़ें हैं उसके साथ उन्हें चाहिए वो उपलब्ध कराई जाती हैं। जी अनिल जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि 80 के दशक को हम लोग भूले नहीं हैं, मतलब एक भय का माहौल होता था। HIV की जैसे ही बात आती थी, मौत निश्चित, सब लोग यही समझते थे कि अब तो मौत तो निश्चित है। लेकिन तब से लेकर अगर आज हम 2024 में पहुंच चुके हैं और अब सुनने में बड़े आंकड़े बड़े अच्छे से लगते हैं कि हमने जो है काफ़ी सामान्य स्थिति में हम पहुंच गए हैं, आंकड़ों में काफ़ी कमी आई है। क्या कार्यक्रम इस तरह के चल रहे हैं? क्योंकि प्रचार प्रसार लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं, हम लोग भी चला रहे हैं, आप लोग अपनी तरफ से लगे हुए हैं। बताइए अभी की स्थिति के बारे में बताइए। जैसा आपने बताया कि आप भी चला रहे हैं और हम भी चला रहे हैं, तो ये जब हम सब का ज्वाइंट एफर्ट हुआ और वही जो भय की स्थिति, तो आदमी तो वही है जो 80 के दशक में था, वही वो आज भी है। लेकिन वो कहीं ना कहीं जब कोई नई चीज़ आती है और किस रूट से आ रही है, तो वो जब तक उसकी जानकारी नहीं होती ना मैडम, तो उसके कारण भय की स्थिति में होती है और उसके कारण कई ऐसी अनहोनी घटनाएं हो जाती हैं, कई स्टिग्मा हो जाता है समाज में। धीरे धीरे हमने इसको सरकार के विशेष प्रयासों से, और ये माना गया है कि केवल स्वास्थ्य विभाग की नहीं, आम आदमी की जिम्मेदारी थी, और आम आदमी ने जब इसको अडॉप्ट किया तो आज जैसे हम ब्लड प्रेशर के साथ, जैसे डायबिटीज़ के साथ, जैसे कैसे अन्य बीमारी के साथ जी रहे हैं, वैसे HIV के साथ भी तो जी रहे लोग। अगर इन्फेक्शन हो गया तो अब हो गया तो क्या, आज सरकार तरह तरह की दवाइयाँ उपलब्ध करवा रही हैं और जागरूकता फैलाने में आज जैसे हमने कुछ उच्च जोखिम तो आइडेंटिफाइड किए हैं, बट हमारा ये मानना है कि ओवरऑल सोसाइटी हमारी टारगेट है। आज केवल हमारे डिपार्टमेंट नहीं, अदर डिपार्टमेंट, हम इंटरसेक्टोरल के थ्रू अदर डिपार्टमेंटों में भी कार्यक्रम कर रहे हैं। उनके डिपार्टमेंट के लोग हमारे पास आते हैं जो उनको लेकर के जो कुछ प्रश्न हैं ऐसे, क्योंकि क्या है ना, इस HIV एड्स को लेकर मिसकंसेप्शन बहुत ज़्यादा थे। क्योंकि जैसे अभी सर के द्वारा बताया गया कि 4 प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं हम ब्लड, कहीं ना कहीं सीरम, मदर वाले में, इनमें तो हमने किसी न किसी तरह से कंट्रोल किया है लोगों के बिहेवियर में। लेकिन जो अनसेफ सेक्स वाली बात है, क्योंकि आज भी जो मेजर रीजन है, मेजर जो ट्रांसमिशन हो रहा है वो उसके कारण हो रहा है। अब वो क्या है मैडम, वो बिहेवियरल प्रॉब्लम है।
बिल्कुल। ठीक है ना, कि ये तो आपको सोचना पड़ेगा, रिस्क लेने की क्षमता ज़्यादा होती है। बिल्कुल। वो क्या होता है, हेलमेट को हाथ में लगा कर चलता है और सोचता है कि मेरा एक्सीडेंट होगा ही नहीं, लेकिन जब होता तो पता नहीं चलता ना। तो यही चीज़ें हैं मैडम, तो इन चीज़ों पे और नहीं, जैसे प्रचार प्रसार का कार्यक्रम आप चला रहे हैं तो उसके अंतर्गत ऐसा नहीं है कि एडोलेसेंट एज से ही, किशोरावस्था से ही हम बच्चों को इस विषय के बारे में विस्तृत जानकारी दें, अवेयरनेस के लिए तो वहाँ से शुरुआत हो जानी चाहिए। नहीं मैडम, अब तो ये इशू हो गया है, खासकर आज हम जिस युग में जी रहे हैं। एक टाइम कम्युनिकेशन के हमारे प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक 2-3 चीज़ें थी, आज ये सोशल मीडिया वो इतना इनोवेटिव चीज़ हो गई कि जो बच्चा एकदम 5-10 फिफ्थ साल का बच्चा है, वो इसके थ्रू वो इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा है जो आप सोच भी नहीं सकते। तो ये भी हमारे सामने एक बड़ा चैलेंज हुआ। और आज इसीलिए हमारा ज़्यादा फोकस है कि हम सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं इनके थ्रू भी एक सही इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेट दें, क्योंकि जब बच्चा इन्फॉर्मेशन ले रहा है ना मैडम, वो किसी से शेयर नहीं कर रहा है, वो सिर्फ अडॉप्ट कर रहा है, काउंटर कुछ नहीं है। अदरवाइज क्या होता है, जब भी हम कोई प्रोग्राम करते हैं, हम स्कूल लेवल हमारे कई रेड रिबन क्लब्स हैं, हम आप जाते हैं, हमारे आशाएं जा रही हैं, डॉक्टर्स जा रहे हैं, तरह तरह के क्रॉस क्वेश्चन होते हैं, इसमें वन वे कम्युनिकेशन हुआ है। तो हो क्या रहा है कि इसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं कि मैडम देखिए, ऐसे लोग आ रहे हैं कि जो गलत तरह की इन्फॉर्मेशन, तो हम ये चाहते हैं कि मैडम जैसे सर ने भी बताया, मैं अनिल जी की बात को थोड़ा और आगे ले जाना चाहूँगा। बहुत अच्छा बताया उन्होंने। आपका जो प्रश्न था मूल की एडोलेसेंट एज ग्रुप में, तो आपने जैसा बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और जो इनफॉर्मल चैनल है उसके द्वारा हो रहा है। एक फॉर्मल चैनल भी है जिसका आपने जिक्र किया। एक तो है रेड रिबन क्लब्स कि जो NSS की तर्ज पे जो हमारे विद्यालयी शिक्षा में के अंतर्गत है, तो उसमें ये रेड रिबन क्लब्स बनाए गए। रेड रिबन जो है वो HIV एड्स कार्यक्रम का सिंबल है, तो एक वो है। इसी तरह राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत RBS के प्रोग्राम है, उसमें भी इसको इन्वॉल्व किया जाता है स्वास्थ्य शिक्षा देने के रूप में, जब स्वास्थ्य जांच करने की टीम स्कूलों में जाती है। और दूसरा मेन जो एडोलेसेंट हेल्थ का प्रोग्राम चल रहा है, तो उसमें भी उनको ये यौन शिक्षा के बारे में जानकारी दी जाती है। अब उसको RKSK कहते हैं, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। और इस तरह से भी इसको इंस्टीट्यूशनलाइज या पाठ्यक्रम में भी आगे जा करके लाने की। हाँ, इस इवन यही हुआ कि जो SCRT है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, जो डॉक्यूमेंट जब तो इनके पब्लिकेशनों में भी पूरा मतलब HIV किससे होता है, क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, वे हैव 1097 फैसिलिटीज, अगर किसी को हुआ है तो तमाम तरह की इन्फॉर्मेशन उनको दी गई है। इवन जो NSS वगैरह होते हैं, इनका जो 10 दिवसीय शिविर होता है, उसके थ्रू भी हम ये कोशिश करते हैं। और हमने उन लोगों को भी टारगेट किया है मैडम कि जो मतलब किसी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से नहीं जुड़े हुए हैं और जो पढ़े लिखे भी नहीं हैं, तो उनको थ्रू हम फोक मीडिया, क्योंकि हमारे जो, अगर हम एक पहाड़ी स्टेट से बिलोंग करते हैं मैडम, और तकरीबन 4 डिस्ट्रिक्ट हमारे प्लेन है, बाकी के हमारी पहाड़ों में पॉपुलेशन रहती है। कईयों पे इंफॉर्मेशन सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं होता है कि, तो हमने उनको भी टारगेट किया, क्योंकि वो भी हमारी सोसाइटी का पार्ट है, वो भी उतने स्वस्थ सुरक्षित होने चाहिए जितना यहाँ का नागरिक। बिल्कुल। और उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में आपसे आगे मैं ज़रूर जानूंगी। श्रोताओं, हम आपको यहाँ पर याद दिला दें, आप ये कार्यक्रम सुन रहे हैं आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। जी अनिल जी, आप बता रहे थे कि उत्तराखंड की स्थिति के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। उत्तराखंड की स्थिति के बारे में मैम अगर हम बात करें, हम अगर सिर्फ आंकड़ों के हिसाब से देखें, तो राष्ट्रीय स्तर से हमारे जो प्रसार के आंकड़े हैं, जिसको हम प्रेवलेंस कहते हैं कि कितना टोटल हमारे पास अभी केस लोड है, या इंसिडेंस की बात करें जो प्रतिवर्ष नए केस आते हैं, तो दोनों में राष्ट्रीय स्तर से हमारा काफ़ी कम है। अगर हम अपने उच्च जोखिम वाले समूह में ही केवल देखें, तो जैसे जो फीमेल सेक्स वर्कर्स हैं, उसमें अखिल भारतीय स्तर पर जो प्रसार की दर है वो 1.85% है, और जबकि हमारे यहाँ 0.42% है। तो अगर हमारे देश की बात करें तो शायद नॉर्थ ईस्ट जो है सबसे आगे है। जैसा कि मैम पहले भी बात हो रही थी कि अभी एक शब्द हम यूज़ करते हैं, ड्राइवर ऑफ एपिडेमिक, कि इस एपिडेमिक को चला कौन रहा है, तो सबसे ड्राइविंग सीट में IDU है, यानी कि सुई से नशा करने वाले लोग। तो उधर नॉर्थ ईस्ट की तरफ ऐसा जो सर्वेलेंस के आंकड़े हैं बताते हैं कि IDU का प्रेवलेंस ज़्यादा देखा गया है, जिस वजह से ये HIV एड्स भी थोड़ा ज़्यादा उधर दिखा है हमें। अच्छा, उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं तो 80 के दशक की और आज 2000 की बात अगर हम करते हैं, 2024 की, तो अभी क्या स्थिति है मैम? चाहे वैश्विक स्तर पे हो, चाहे अखिल भारतीय स्तर पे हो, या और हमारे देहरादून उत्तराखंड के स्तर पे हो, काफ़ी कमी आई है। एक चीज़ होती है जो आपका मूल प्रश्न भी था, वो भय वाली बात, कि अज्ञात से या तो हमें भय होता है या विस्मय होता है, कौतूहल बाद में होता है। तो जैसे जैसे साइंटिफिक डिस्कवरी आगे जाती है, जैसे जैसे हम चीज़ों के बारे में और जानने लगते हैं, तो वो भय कम होने लगता है। तो शुरू में थोड़ा सा ये था कि
इसके साथ जो जुड़ी हुई, क्योंकि अगर हम इसके जैविक पक्ष पे जाएं तो HIV का इन्फेक्शन होता है एक वायरस से जी जो रेट्रोवायरस फैमिली या रेट्रोवायरस खानदान से आता है। जी बिल्कुल जैसे अभी कुछ दिन पहले कोविड का संक्रमण था, उस वायरस संक्रमण था वो, जी। उसी तरह से ये भी एक वायरस ही है। और वायरल संक्रमण इसमें ये रक्त के माध्यम से ज़्यादा फैलता है, चाहे वो असुरक्षित यौन हो या संक्रमण हो या सुई द्वारा जो वो ले रहे हैं IDUs उसके द्वारा हो, या गर्भस्थ शिशु को माता से HIV बाधित माता से मिले, तो वो ज़्यादातर रक्त से ही होता है। तो लेकिन इसके बाद ये सबसे पहले शरीर में जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली सेल्स हैं जी CD4 सेल्स हैं, जी जिनका काम यही होता है कि आने वाले रोगों से लड़ने में हमारी मदद करें, ये उसी को संक्रमित करके उनको कमज़ोर और उनकी संख्या को निरंतर कम करता जाता है। अच्छा, एक प्रश्न यहाँ पर ये है, वैसे तो बहुत सारे लोगों को जानकारी है लेकिन कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं, HIV और एड्स इन दोनों के बीच में वो फर्क नहीं कर पाते। बहुत अच्छा प्रश्न है, और ये शुरू से ही हम लोग सोचे थे उसको लेंगे जब जैविक की बात हो रही थी। HIV वायरस का नाम है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, कि ह्यूमंस में होता है, इम्यूनो डेफिशिएंसी यानी आपकी प्रतिरोधक क्षमता को कम करता है, और वायरस है सिंपल। पहले कुछ लोगों ने इसका नाम HTLV और इस तरह भी रहा है, ह्यूमन टी सेल लिम्फोमा वायरस, आजकल हम इसे HIV कहते हैं। और एड्स है जब इसके संक्रमण के फुल ब्लोन असर सामने आने लगते हैं, इसके सिम्टम सामने दिखने लगते हैं प्रतिरोधक क्षमता कम होने की वजह से, उसको कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड माने लिया गया है, यानी कि आनुवांशिक नहीं है, और इम्यूनो माने इम्यूनो डेफिशिएंसी या प्रतिरोधक क्षमता को कम कर रहा है, और सिंड्रोम है यानी एक साथ कई लक्षण आपको मिलेंगे। अच्छा, संक्षिप्त में ये भी बताइए, लक्षण की जो आपने बात की है तो लक्षणों के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि किस तरह के लक्षण जो है परिलक्षित होंगे। फिर उसी तरह से बायोलॉजिकल मार्ग पे चलते हुए ये CD4 सेल्स पे प्रहार करता है, प्रतिरोधक क्षमता जो हमारी, और उनको कम करता है। तो अब हम वल्नरेबल हो जाते हैं, अब हम खुले हो जाते हैं बिल्कुल। ये उसी तरह है जैसे कि देश की सरहद से फौजें हटा ली जाएं अगर, तो हम वल्नरेबल हो जाएंगे किसी अटैक के लिए। तो उसी तरह से ये हो जाता है। तो अब हम वल्नरेबल हो जाते हैं कि एयरबोर्न जो इन्फेक्शंस हैं सबसे पहले उनसे होने में, सामान्यतः जो और इन्फेक्शंस हो रहे हैं उनके जो दब जाते हैं, जी छोटे मोटे संक्रमण भी है वो हमें बड़े स्केल में दिखाई देते हैं। ज़्यादातर जो पाया गया है, जो इनको अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन भी कहते हैं, जो अवसरवादी संक्रमण है, तो इनमें सबसे ज़्यादा प्रादुर्भाव पाया गया है ट्यूबरकुलोसिस का। क्योंकि TB का बैक्टीरिया हवा में हमारे सब तरफ रहता है और हमारी प्रतिरोधक क्षमता से कम हो जाता है। जी अनिल जी, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ क्योंकि प्रचार प्रसार का काम आप ही देख रहे हैं इस वक्त, तो जैसे समाज में सबसे बड़ा जो भय होता है वो यही होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि समाज मेरा बायकॉट कर दे, ऐसा तो नहीं है कि जिसको पता चलेगा कि मुझे HIV हुआ है तो वो मुझे गाँव से निकाल दे। क्या अभी क्या स्थिति है? पहले तो लोग डरते थे बहुत। निश्चित तौर पे मैडम, जैसे खासकर स्टिग्मा इससे इतना जुड़ा हुआ है क्योंकि एक ऐसे बिहेवियर से जुड़ा हुआ है कि HIV का सुन करके आधे से ज़्यादा तो क्योंकि ये बिहेवियर आदमी किसी से डिस्कस भी नहीं करता, तो उसमें ये मनोस्थिति होती है, उसमें आदमी क्या होता है समाज से कम अपने से ज़्यादा मनोग्रस्त हो जाता है। आज समाज बदल गया है, काफ़ी चेंज हुआ है, बहुत बदल गया। अगर हम आप देखें हैं कि आज 24 साल हम उत्तराखंड बने हुए हो गए, अब तक 25 साल में हम प्रवेश कर रहे हैं। अगर हम HIV/AIDS की सुविधाओं को देखें, जानकारी का स्तर देखें, लोगों की जागरूकता का स्तर देखें, पहले जो लोग आते नहीं थे, जैसे अगर हम उनके यहाँ कोई कार्यक्रम करने जाते थे मना करते थे, आज वो बोलते हैं कि आपके यहाँ डे में क्या हो रहा है, हम कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, तो वो आ रहे हैं, वो जानना चाह रहे हैं। अगर उनके बीच में HIV पॉजिटिव लोग भी हैं, स्टिग्मा कम हुआ है लोगों में, लेकिन इसके लिए उस व्यक्ति को, उस परिवार के जो उसके अगल बगल के हैं, उनको सामने आना पड़ेगा कॉन्फिडेंसली। पहले के मुकाबले अब ये काफ़ी बड़ा है मैडम। जी डॉक्टर अनिल, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जैसे अगर कोई HIV पॉजिटिव है तो ट्रीटमेंट के लिए क्या सरकार में सुविधाएं उपलब्ध हैं? बिल्कुल मैम, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है सब कुछ? पूरा ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है, और ट्रीटमेंट का नाम भी वायरस के नाम से ही लिया गया है। इसके लिए कई दवाइयां हैं जो एंटी वायरल दवाइयां हैं, और उन सब को मिला करके एक टर्म दिया गया है ART, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। ये राष्ट्रीय एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो उस पूरे कार्यक्रम को चलाता है राष्ट्रीय स्तर से, उनके द्वारा सारी फंडिंग होती है, और कुछ दवाइयाँ भी उनके द्वारा हमें दी जाती हैं जो हम आगे इसको पहुंचाते हैं। और कुछ ART के भी कुछ प्रकार हैं
मरीजों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। जी। तो वो हम अपने सेंटर्स पे आगे पहुंचाते हैं। प्रदेश में कुल 12 ART सेंटर्स हैं। जी। हर जिले में लगभग एक ART सेंटर है। ART सेंटर जाने से ठीक पहले फ्री जांच, निशुल्क जांच की भी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। ये ICTC सेंटर्स होते हैं, इंटीग्रेटेड काउंसलिंग और टेस्टिंग के सेंटर्स हैं। जी। तो ये करीब 43 हैं, 43 ICTC सेंटर्स हैं जहाँ पर कोई भी वॉक इन करके जा सकते हैं। वहाँ काउंसलर्स हैं, जैसा कि अभी बात हो रही थी भय, तो वो काउंसलर्स को इस तरह से ट्रेन किया गया है और वो सामाजिक शिक्षा के क्षेत्र से ही आते हुए काउंसलर्स रखे गए हैं, जिनको ट्रेन भी कर दिया गया है सेंसिटिविटी के लिए, संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए, ताकि अचानक किसी को पता चले कि वो पॉजिटिव हैं और वो एक अजीब सा डिप्रेशन या इस तरह की कोई व्यथा न होने पाए, तो काउंसलर्स उनको काउंसिल करते हैं, फिर उनको ART ट्रीटमेंट में लेके आते हैं। वहाँ पे एक ब्रिज है, एक सेतु का काम भी करते हैं। जी। तो ये 2 व्यवस्थाएं हैं मुख्यतः। इसके अलावा जैसे पहले बात हुई कि टारगेटेड इंटरवेंशन के लिए, उच्च जोखिम समूहों के लिए NGOs को भी इनरोल किया गया है। तो करीब 37 NGO हैं जो विभिन्न विभागों में डिफरेंट काम कर रहे हैं। ये ट्रकर्स जो हैं हमारे, जो माइग्रेटरी पॉपुलेशन है हमारी, उनके साथ भी बैठकर कई बार उनकी भाषा में, उनके समय के हिसाब से बैठकर उनके साथ बात करना, उनको सामग्री भी उपलब्ध कराना कि जिससे वो प्रिवेंशन कर सकें, जिससे वो असुरक्षित यौन संपर्कों से बच सकें। और यदि लक्षण जैसी या कोई उच्च जोखिम वाले समूह में कोई ऐसा उनको जब बातचीत से पता चले कि कोई ऐसा इंटरेक्शन हुआ है कि जिसकी वजह से संक्रमण होने का डर है, तो फिर वो ICTC सेंटर्स पे लाते हैं, फिर वो ART सेंटर में जाते हैं। जिस तरह से उनको ज़रूरत होती है उस तरह से उनका ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है। ठीक है। और ये जितनी भी जो दवाओं की बात आप कर रहे हैं, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट सब निःशुल्क है, पूरी व्यवस्था निःशुल्क, जांच से लेकर इलाज तक सारी चीज़ें और निःशुल्क हैं। इवन कई बार जो जैसा बताया OST वाली बात थी कि ओरल सब्स्टिट्यूशन है, कि आप सुई के द्वारा नशा मत लीजिए, और इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्योंकि अचानक नशा बंद करेंगे तो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, उनके लिए जो प्रिस्क्राइब्ड दवाइयाँ हैं वो भी हम फ्री में उपलब्ध कराएंगे आपको। इसमें जैसे सर ने बताया कि इसमें उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी भी रहती है, वो बताया नहीं जाता किसी को। हाँ, तो ये गोपनीयता बहुत जरूरी बनाई है। जी। और उसका ये भी रहता है मैडम, जैसे हम उत्तराखंड से हैं, इवन क्या हुआ कि जो हमारे अगल बगल के डिस्ट्रिक्ट से भी आते हैं, स्टेट से भी आते हैं, तो अब उनका कॉन्फिडेंस लेवल यही होगा कि ना पता चल जाए, वो इसलिए यहाँ से दवाइयाँ लेते हैं। लेकिन धीरे धीरे अब उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है और वो अपनी जगह से मतलब क्योंकि ये फैसिलिटी तो पूरी अक्रॉस द कंट्री है। अच्छा, मतलब कहीं से भी ले सकते हैं। कहीं से भी ले सकते हैं हम तो। और स्थानांतरण की भी सुविधा है कि किसी कारण से आपको दूसरे राज्य में जाना है, कहीं जाना, तो हम यहाँ से भी दूसरे राज्य को भी सूचित करते हैं। बिल्कुल डॉक्टर अमित, जैसे कि अधिकारों की अगर हम बात करें तो उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक समय वो भी था जब हम लोग ये सुनते थे पहले कि HIV ग्रसित होने की वजह से, HIV पॉजिटिव होने की वजह से उनको जो है ऑफिस से निकाल दिया गया, या काम पर वो नहीं जा रहे हैं, स्कूल में अगर किसी को पता चल जाता है तो मतलब कहीं ना कहीं इस तरह की बातें बड़ी सुनाई देती थी। तो उसके बाद जो है 2017 में सरकार द्वारा एक अधिनियम लाया गया, उसमें कुछ कानून बनाए गए, तो उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। बिल्कुल मैम, इस साल की थीम भी यही है, टेक द राइट्स पाथ। और उनके सर्वाधिकार किसी भी हो, चाहे वो TB के पेशेंट हैं या आज हम HIV AIDS की बात कर रहे हैं, तो उनके सारे वही अधिकार हैं जो हमारे और आपके हैं, और न किसी तरह से कम नहीं है किसी भी मायने में। यदि कोई किसी भी प्रकार से भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन होता है तो वो उनको अपनी शिकायत लॉन्च करने का मौका है। कई बार ऐसा होता है कि पता नहीं होता शिकायत कहाँ करें, या कई बार ऐसा होता है कि पता नहीं होता हम कहाँ से शुरू करें इलाज ले लिया। हो सकता है इस कार्यक्रम के माध्यम से भी कोई हमें कहीं सुन रहा हो और वो जानना चाहे कि हम किस तरह से पहला एक्सेस करें, चाहे वो अपने अधिकारों के हनन को लेकर के बात हो, या और जानकारी लेने के लिए बात हो, या अपना ट्रीटमेंट शुरू कराने या टेस्टिंग के लिए हो। तो एक टोल फ्री नंबर है जिस पर कोई पैसा नहीं लगेगा, उस नंबर पर, दूरभाष नंबर पर संपर्क करने पे 1097 है, ये राष्ट्रीय स्तर से है 1097, ठीक है, 1097। और एक राज्य स्वास्थ्य का भी, हमारे उत्तराखंड का जो स्वास्थ्य विभाग है NHM की तरफ से एक नंबर है 104, तो उस पर भी किसी भी स्वास्थ्य समस्या को लेके बात कर सकते हैं, तो इस पे भी बात कर सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जानकारी होगी सभी लोगों तक पहुंचाना। 1097 टोल फ्री नंबर और 104 फ्री टोल फ्री कॉल सेंटर उत्तराखंड का। बिल्कुल। इवन क्या है जो सर 1097,
जो 1097 है हेल्पलाइन, वो 24/7 है और वो कई लैंग्वेज में है क्योंकि वो नेशनल वाइड है। और उसमें जो कॉन्फिडेंशियलिटी रहती है ना, जैसे कि अगर मेरे को HIV का इन्फेक्शन में जानना चाहता हूँ क्या है, इसकी दवाइयाँ कहाँ से मिल सकती क्या, तो वो आपकी हर जानकारी, हाँ वो सारी, क्योंकि क्या होता है कि मैडम कभी कोई ऐसे बिहेवियर में आता है वो बात नहीं कर पाता, अपने फ्रेंड से नहीं बात कर पाता, अपने परिवार में नहीं बता पाता था और वो कुंठित हो जाता, तो कहीं ना कहीं से वो मनोरोग साइकोलॉजिकल हो। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर उसको लगता है कि मैं अगर इस चीज़ के, देखिए सर ने बताया कि हमारे इतने ICTC सेंटर हैं कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है, इवन हमारी आशा बहनें भी हैं, इवन अगर आपको HIV/AIDS के बारे में हमने उनको ट्रेंड किया है, वो उनसे भी जा करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर किसी को कहीं ना कहीं है शंका तो 1097 पे जाकर अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। अच्छा, जैसे शिकायत की बात मैं करूँ तो जैसे अगर किसी को यह है कि HIV पॉजिटिव है और पता चल जाता है, तो कई बार पहले ये सुनाई देता था कि इनको जो है रेंट में रूम नहीं दिए जाते और बहुत सारी चीज़ें हैं जो साथ में खाना खाने नहीं बैठते, कुछ शेयर नहीं करना है, बहुत सारी जो ये बातें थी ये थी। तो क्या ये जब से ये कानून बना है इसमें सुधार हुआ है? निश्चित रूप से मैम बहुत सुधार हुआ है। साथ में प्रचार प्रसार के माध्यमों को डालने से भी बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है कि ये बताने से ही कि किस तरह से ये फैलता है, साथ बैठने से, छूने से, खाना खाने से नहीं फैलता है और इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। तो इससे काफ़ी ज़्यादा ऐसे केसेस में कमी देखी गई है जिनमें डिस्क्रिमिनेशन होता है। बिल्कुल, चलते चलते एक लाइन में अगर आप लोगों से मैं उत्तर चाहूँ, कोई HIV पॉजिटिव है वो, या फिर कोई केयर गिवर है या जो साथ में परिवार के सदस्य रहते हैं, उनका क्या दायित्व बन जाता है? उनका दायित्व है कि हम स्वभावगत अपने को ह्यूमन या मानव कहते हैं, तो इसलिए कि हम ही हैं जो एक दूसरे की केयर करते हैं। कोई समस्या में होता है तो हम उसका साथ देते हैं, तो इसी तरह से साथ देना है, बिल्कुल अपना परिवारी जन समझ करके। सबसे पहले आप निश्चित रहें कि अगर जो तरीके बताए गए हैं, जो माध्यम बताए गए हैं, उनकी रोकथाम के प्रयास आप रखेंगे, सतर्क रहेंगे, किसी भी प्रकार से ये आपको नहीं होगा उस दशा में, तो आप पूरा ध्यान लगा सकते हैं उसकी केयर करने में। केयर के लिए राजकीय स्तर पे स्वास्थ्य विभाग में एड्स कंट्रोल सोसाइटी की तरफ से सारी चीज़ें निःशुल्क उपलब्ध हैं। आपके पास एक्सेस के लिए 1097 नंबर है। आप किसी भी अस्पताल में जा कर के, वहाँ जिला अस्पताल में जा कर के और ICTC सेंटर्स में जा कर के ये जानकारी ले सकते हैं और अपनी जानकारी बढ़ाने के साथ अपना हौसला बढ़ा सकते हैं और दूसरों की मदद कर सकते हैं। जैसे पहले थे वैसे ही आज भी रहना है, उसमें उसके बिहेवियर में वो चेंज नहीं आना, क्योंकि वो एक अवस्था जैसे हम अन्य बीमारियों के साथ जी रहे हैं। और जैसे बताया गया है कि सरकार और पूरा सिस्टम, पूरी सोसाइटी अब आपके साथ खड़ी है, तभी आज ये स्थिति है मैडम कि HIV पॉजिटिव लोग अच्छे मुकामों में काम कर रहे हैं और पॉजिटिविटी के साथ होने के बावजूद भी वो अपना काम है, उनकी कहीं कमी नहीं है परिवारों। बिल्कुल, ART पर एक जो पेशेंट है जो ART ले रहा है वो बहुत ही सामान्य सा अपना दिनचर्या कर सकता है, रख रहे हैं लोग। और जो सर्वाइवल रेट्स हैं, जैसे पहले जुड़ा हुआ था ना डेथ्स, बहुत वैसा नहीं है। तो जो 5 ईयर 10 ईयर सर्वाइवल रेट्स हैं वो बहुत अच्छे देखे जा रहे हैं, क्योंकि दवाइयाँ और दवाइयों के कॉम्बिनेशन भी नित नए आ रहे हैं और वो उपलब्ध हैं। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि HIV पॉजिटिव अगर कोई है, दवाओं के साथ अपना अगर ध्यान रखते हैं, खान पान का ध्यान रखते हैं, तो लंबे समय तक वो अपने जीवन को स्वस्थ रहते हुए जी सकते हैं। इसमें एक लाइन और कि जैसे मैडम साइंस और हेल्थ के सेक्टर में इतना चेंजेस हो रहे हैं डे पर डे, तो हमें पूरा विश्वास है कि हमारे जो साइंटिस्ट पूरे सेक्टर में लगे हुए हैं, आने वाले टाइम में कि ये जो थोड़े बहुत स्टिग्मा भी है, जो डर है ना, ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, और कहा भी जा रहा है कि 2030 तक जो है हम इन आंकड़ों में बहुत भारी कमी लाने की कोशिश जो कर रहे हैं। WHO की तरफ से ये सूचना या समाचार हमें मिला था और हम सभी ये उम्मीद करते हैं कि जन जागरूकता हो, प्रचार प्रसार हो, जिसके माध्यम से जो है 2030 तक ये आंकड़े बहुत कम हो जाएं। आप दोनों स्टूडियो में आए, बहुत अच्छी चर्चा हुई। समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।